तालीम को जानने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये तालीम क्या फ़र्क डाल देती है अफराद में भी और कौमों में भी। यहाँ से हम डिग्रियाँ तो बेताशा समेट रहे हैं, हमारे नौजवान डिग्रियाँ लेके निकल रहे हैं धड़ाधड़ थोक के हिसाब से, लेकिन क्या कोई शऊर आया है? क्या कोई सोच जागी है? क्या कोई बड़े काम के लिए हमने ठानी है या कुछ कर गुजरे हैं? ये तालीम का ही फुकदान है। अगर आप कौमों की तारीख़ को पीछे उठा के देखें तो नॉन हिस्ट्री में सबसे पहले जो कौम नज़र आती है वो रोमन्स नज़र आते हैं। रोमन्स इटली का दारुल-हुकूमत रोम जो है उनका ही दारुल-हुकूमत था। ये कौम बीसी में आबाद थी और सबसे पहले इन्होंने इल्म के अंदर बड़े काम किए और सिर्फ इल्म के अंदर काम करते करते ये कौम पूरे यूरोप पर, एशिया पर, कहाँ तक जो है इसने फतूहात कर ली। आप यकीनन देखेंगे दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द एजुकेशन। आज भी देखें, हमारी खूबी तो ये है कि इंसानों की कि हम उनको भूलते नहीं हैं। उनकी ज़ुबान जो थी लैटिन थी, लातीनी लैटिन ज़ुबान थी। आप सब अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं कि सोडियम का क्या सिंबल है? Na, नाइट्रियम। नाइट्रियम लैटिन वर्ड का लफ्ज़ है। पोटाशियम काइलियम, ये भी लैटिन का वर्ड है। आयरन फीरस, फीरम, ये भी लैटिन का वर्ड है। यानी कि उनके वर्ड्स को भी अभी तक हमने कैरी किया हुआ है। और ये कौम कब गुजरी है? बीसी में, और वर्ड्स आर स्टिल देयर। ये भी बड़ी खूबी है हम इंसानों की कि हमारे हज़ारों साल पहले अगर किसी ने काम किया है तो वो उसको हम अभी तक याद रखते हैं। लैटिन के साथ एक कौम और खड़ी हो गई रोमन्स के साथ। रोमन को कभी देखें, रोमन एम्पायर, एक मूवी भी बनी हुई है रोमन एम्पायर। यू विल सी हाउ द माइटी दे आर बिहेविंग। ये उस दौर की बात है और हम हैरान हो जाते हैं कि कैसे वो ये काम कर रहे थे, तामीरात कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, चीज़ें ईजाद कर रहे थे और साथ साथ देखें अदब भी परवान चढ़ रहा था। जूलियस सीज़र इन्हीं में से है। खैर इसके ऊपर ड्रामे तो बाद में शेक्सपियर ने लिखे हैं। उसके साथ एक और कौम आके आबाद होगी ग्रीस के अंदर। यूनान कहते हैं शायद उसको। ग्रीक्स उसके रहने वाले थे। उन्होंने उस तरक्की को और आगे पहुंचा दिया। ग्रीक्स जिसमें आप देखते हैं बड़े नाम हैं, एरिस्टोटल है, और उसके बाद कौन है? अफलातून है, अरस्तु है, उसके पहले कौन है? और भी बड़े नाम हैं। वहाँ पे हुक्मा गुजरे हैं। अच्छा ये देखें कि हिकमत और ये तरक्की ही थी कि फिर ये ग्रीक्स जो है फिर दुनिया पे छा गए। यार इनके ज़रा ट्रेसेस देखें कि तालीम ही कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है। सिकंदर आज़म उन्हीं में से था, ग्रीक्स था। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो यहाँ तक हिंदुस्तान तक फतवात करते करते पहुँच गया। ये पर्शिया जो था, ईरान, बहुत बड़ी सुपर पावर थी, इसको भी उन्होंने फतह कर लिया। और उसके साथ साथ अभी भी देखें हम अरस्तु का, अफलातून का, उनका फ़लसफ़ा, उनकी चीज़ों को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कल के बंदे हैं, हालांकि ये भी कबल मसीह में गुजरे हैं। तो बेटे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तालीम जो है ना, अगर सही तालीम हो तो कौमों को कहाँ तक पहुँचाती है। उसके बाद मुसलमानों का 1000 साल का दौर शुरू होता है, तकरीबन 7वीं 8वीं सदी से लेकर 17वीं 18वीं सदी तक। मुसलमानों ने उस वक्त देखें इराक़ के अंदर जब यूरोप सो रहा था, डार्क एजेस फॉर द यूरोप, लेकिन मुसलमान उस वक्त जाग रहे थे और इसका कैपिटल जो था इराक़ था उस वक्त। और उस वक्त आप बड़े बड़े नाम देखेंगे, अबू अली सीना, और कौन नाम है, हाफिज शिराजी, जाबिर बिन हयान, ये थोड़े से नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। और मुसलमान उस वक्त इजादात कर रहे थे।
ठीक है, हम कुछ चीज़ें किसी और तरफ, मज़हब की तरफ भी ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त मज़हब पे अमल पैरा भी लोग थे। लेकिन अगर एक और वर्जन उसका देखें तो उस वक्त मुसलमान जो है इसके अंदर रिसर्च में महव थे, वो तहकीकात कर रहे थे, वो इजादात कर रहे थे और यूरोप उनकी इजादात को इस्तेमाल कर रहा था। और यही वजह थी, आप कहते हैं इराक़ के अंदर एक पूरी स्ट्रीट थी जिसके अंदर किताबें हाथों से लिखी, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, हाथों से लिखी किताबें लोग लिखते थे, बेचते थे, पढ़ के फिर वापस देते थे और लोगों को पढ़ने का शौक़ था, इल्म की जुस्तजू थी। और असरात देखें कि मुसलमान जो है आधे से ज़्यादा यूरोप को फ़तह कर चुके थे। ये इटली, स्पेन, सिसली, ये मुसलमानों के अंडर आ चुका था। और ये ईस्ट तक कहाँ तक पहुँच गए थे, ये हिंदुस्तान तक जब पहुँचे हैं, उधर मलेशिया, इंडोनेशिया, दे आर डोमिनेटिंग। एंड आई बिलीव द मेजर फैक्टर वाज द एजुकेशन। वहाँ पे ना सिर्फ साइंस में तरक्की थी, अदब में तरक्की थी, फ़लसफ़े में तरक्की थी, आर्ट्स में तरक्की थी, वो तरक्की कर रहे थे। फिर हमारी बदकिस्मती हुई कि खलतलत उस्मानिया जो है वो ख़त्म हो गई और वो यूरोपियन जो आपस में लड़ रहे थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने फ़ैसला कर लिया, वहाँ पे अमन आया और फिर इल्म का गहवारा दोबारा जो है बरतानिया बन गया। और बरतानिया एक दिन में दुनिया में छाया नहीं है। बरतानिया के बारे में मशहूर है कि इसकी पूरी किंगडम में सूरज गरूब नहीं होता था। मतलब है कि उसके पूरी दुनिया में, अमेरिका भी उनके अंडर रहा है, अमेरिका के ऊपर भी उनका कब्जा रहा है, यूरोप के ऊपर, सारे ममालिक के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था। यहाँ आप जानते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहाँ तक चले जाएं, द ब्रिटिश वर रूलिंग। लेकिन ब्रिटिश के अगर देखें तो साइंसदान कितने पैदा हुए हैं, कितने लोग पैदा हुए हैं, आप नाम गिनते जाएं तो ख़त्म नहीं होते, समझाई ना। आइंस्टाइन से पहले न्यूटन पैदा हुआ है, न्यूटन से पहले इतने नाम लेते हैं, कितने ये पहले बरतानिया में पैदा हुए। तो फिर क्या हुआ बेटे, यूरोप के बाद, ब्रिटेन के बाद ये तरक्की सारी अमेरिका की तरफ चली गई। अब जो है अभी तक अमेरिका इज़ डोमिनेंट। आज अगर 100 नई इजादात पेटेंट होती हैं तो वुड यू बिलीव कि उनमें से 90 इजादात जो है वो अमेरिकन्स की हैं। 100 में से मोर देन 90 नई इन्वेंशंस अमेरिका से पेटेंट हो रही हैं, उनके लोग इजाद कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि हाउ डोमिनेट दे आर। तमाम तर प्रोडक्ट्स तो मेरे ख्याल में अब फ्राम बिगिनिंग टू एंड जदीद प्रोडक्ट्स, चाहे मोबाइल से लेकर उन्हीं की ईजाद है, टच सिस्टम उन्हीं की ईजाद है, बेतहाशा चीज़ें आप चले जाएं, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्राम देयर एंड दे हैव द डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और मैं बात बता दूं, एक बड़ा कौल है कि दुनिया पर उस कौम ने हुकूमत की है जिसकी लाइब्रेरी सबसे बड़ी है। अब ये भी किसी ने बड़ी ताक़ीक़ की है, जिसकी लाइब्रेरी सबसे बड़ी है। जब मुसलमानों ने हुकूमत की है तो कहते हैं इराक़ में सबसे बड़ी लाइब्रेरियाँ थी, किताबें, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें वहाँ मिलती थी जो यूरोपियन ने बाद में उठा ली थी, या हलाकू खान ने उनको जला दिया था। बड़ा बारबरस था, इस इल्म को जलाना नहीं चाहिए था, काफ़ी किताबें उसने जला दी थी जब उसने कब्ज़ा किया था। और उसके बाद जो बची थी वो यूरोपियन ले गए, वो कोई बात नहीं है। इल्म जो है मीरास है सबकी, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, इंसानियत की मीरास है। इल्म जो है वो सबको शेयर करना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि उसके बाद सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है बरतानिया की थी, और आज कहते हैं सबसे बड़ी लाइब्रेरी कांग्रेस लाइब्रेरी अमेरिका की है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी। आपको उर्दू के अंदर लिखी हुई किताब, पंजाबी के अंदर लिखी हुई किताब, सराइकी के अंदर लिखी हुई किताब पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, उनकी लाइब्रेरी में कहते हैं मिल जाती है। उसके शेल्फ़ की लंबाई कहते हैं इतनी है कि हम अगर एक लाइन में वो शेल्फ़ लगा दे तो हमारी मोटरवे लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और इससे कहीं आगे निकल जाएंगे, शेल्फ़ों की लंबाई इतनी है। यानी इतनी किताबें उन्होंने रखी हुई हैं। और वो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, इल्म की जुस्तजू की शऊर उनके अंदर
जागता है। हम अपनी तालीम को अगर प्रोडक्टिव बना दें, आज भी अपनी तालीम को हम प्रोडक्टिव बना दें, अपनी तालीम के बारे में सोचें, तो यकीन जाने कि बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये तुर्की के अंदर, जो अब तुर्किया बन गया है, तुर्की के अंदर एक ग़ुलाम दर ग़ुलाम चल रहे थे। वहाँ मुस्तफ़ा पाशा और ये जो अतातुर्क भी उसको कहते थे, बट देवर पपेट। लेकिन वहाँ एक शख्स सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था और उसको ख्याल आया कि ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, रोज़ किताबों पे रट्टे लगा के टेस्ट लेके घर भेज देते हैं। दिस इज़ नॉट ब्लडी एजुकेशन। एजुकेशन है कोई मकसद जगाए, नौजवानों के अंदर कोई सोच जागे। और उसने एक स्कूल खोला और उसी स्कूल से तैयब अर्दगान, अब्दुल्ला और बहुत सारे नाम हैं, इनको हम जानते हैं, बाकियों को नहीं जानते। यही लोग वहाँ से निकले हैं। एक शख्स ने एक शम्मा जलाई, एक मदरसा खोला, एक स्कूल खोला और उससे वो नस्ल लिखी जो तुर्की को उसने बदल के रख दिया। और उसने कहा, उस वक्त माटो था कि सल्तनत उस्मानिया की बहाली हमने करनी है। और आज तैयब अर्दगान काफ़ी हद तक इसके ऊपर सोच रहे हैं, तुर्क सोच रहे हैं कि हमारी वो जो उस वक्त खिलाफत थी, जो हमारे ख़ानदान बनु उस्मान की खिलाफत थी, उसको बहाल करना चाहिए। तो तालीम, उसने एक बामकसद तालीम दी और उस कौम को कहाँ तक बदल दिया। बेटे, आज मैं आपको चाहता हूँ कि हम जो है तालीम के बारे में फिर सोचें। ये एजुकेशन है क्या, हमारी ज़िंदगियों में क्यों फ़र्क नहीं लेके आ रही, क्यों हम सिर्फ डिग्री याफ्ता बनते जा रहे हैं, तालीम याफ्ता नहीं बन रहे, हमारे अंदर शऊर क्यों नहीं जाग रहा, हम अपनी सोचों में कोई मकसद क्यों नहीं लेके आ जाते, हम क्यों जो है एक ही रूटीन में चले जा रहे हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट। हम इस पे एजुकेशन पे जारी रखेंगे। आपसे भी कहूँगा कि आप एजुकेशन के बारे में स्टडी करें ताकि हम इसको जानें कि यार इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं और कैसे हम अपने आप को मॉडल बनाएं। मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को मॉडल बनाएं और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों को कहें कि ये मॉडल कितना कामयाब है और हो सकता है कि ये रेप्लिकेशन पूरे मुल्क में स्टार्ट हो जाए। आप बेटे साथ दें, टीचर से रिक्वेस्ट है आप साथ दें। लेट्स ब्रिंग द चेंज, लेट्स ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द एजुकेशन। एजुकेशन का रेवोल्यूशन ही हमारी कौम का अल्टीमेट रेवोल्यूशन साबित होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।